नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। हिजाब तनाज़े में कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों ने जुमेरात को यानी 17 मार्च को कर्नाटका बंद का ऐलान किया था। इसका मिला जुला असर दिखा गया। कई इलाकों में लोगों ने वॉलंटियरली अपनी दुकानें बंद रखी थी, हालांकि कुछ इलाकों में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखा। मुस्लिम तंजीमों के सरबराहों ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। वहीं अमीर शरीयत कर्नाटका के मौलाना सगीर अहमद खान रजदी ने कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार किया और इस फैसले के खिलाफ सभी मुस्लिम तंजीमों से कर्नाटका बंद के लिए अपील की थी। आज उसी के तहत बंद मनाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विसेज के अफसरान पर बड़े चैलेंजों को कबूल करने पर जोर दिया और कहा कि कंफर्ट जोन में जाने से उनकी और मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 96 कॉमन बेसिक कोर्सेज की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। उन्होंने नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। सिविल सर्विसेज के शोबे में नए असलाहत यानी मिशन कर्मा योगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अफसरान को दुआ करनी चाहिए कि उन्हें कभी आसान काम ना मिले, क्योंकि चैलेंजिंग काम की अपनी खुशी होती है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। इसलिए ही आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको भी अपने प्रयासों के बीच ये समझना होगा कि सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है। अपने कार्यों में आप जितना ज्यादा व्यवस्था में जितने विभाग है सबको जोड़ करके प्रयास करें, हर मुलाजिम को जोड़ करके प्रयास करें, तो वो तो एक पहला दायरा हो गया, पहला सर्कल हो गया। लेकिन बड़ा सर्कल सामाजिक संगठनों को जोड़े, फिर जन सामान्य को जोड़े। एक प्रकार से सबका प्रयास, समाज का आखिरी व्यक्ति भी आपके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। और अगर ये काम आप करते हैं तो आप कल्पना नहीं करेंगे उतनी आपकी ताकत बढ़ जाएगी। अब जैसे हम सोच लीजिए, किसी बड़े शहर का एक हमारे यहां कोई नगर निगम है, वहां उसके पास अनेक सफाई कर्मचारी होते हैं और वो इतना परिश्रम भी करते हैं, वो भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए जी जान से लगे रहते हैं। लेकिन उनके प्रयासों के साथ हर परिवार जुड़ जाए, हर नागरिक जुड़ जाए, गंदगी न होने देने का संकल्प जन आंदोलन बन जाए, तो मुझे बताइए कि उन सफाई करने वाले लोगों के लिए भी ये हर दिन एक उत्सव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जो परिणाम मिलते हैं वो अनेक गुना बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। क्यों? कि सबका प्रयास एक सकारात्मक परिणाम आता है। जब जन भागीदारी होती है तब एक और एक मिलकर दो नहीं बनते, बल्कि एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि आज़ादी के बाद ज़मीनी रास्तों पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब हुकूमत उनका इस्तेमाल सकाफती तबादले, अवाम से अवाम के रवाबित और पड़ोसियों के साथ तिजारत और ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए करेगी। लेकिन अब यह हुकूमत पूरे अज़्म के साथ मियार को बेहतर बनाने और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने का काम कर रही है। जुमेरात को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 10वें यौम तासीस के मौके पर अपने खिताब में अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद हुकूमतों ने ज़मीनी रास्तों पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी, लेकिन
इसके क़याम के बाद अथॉरिटी ने 10 बरसों के खलील अरसे में अपने मकासद की तकमील के लिए तवील सफ़र तय किया, जो कि काबिल तारीफ़ है। ये सिक्योरिटी पहलुओं पर समझौता किए बगैर मुल्की मैशत को फ़रोग़ देने और पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने का अहम काम करता है। पूरे देश की भूगोल और पूरे देश के इतिहास को अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया भर में भारत एकमात्र देश ऐसा है जो जियो कल्चर कंट्री। दुनिया भर के सारे देश, चाहे अफ्रीकन देश हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के देश हो, चाहे युद्धों से बने देश हो, वो जियो पॉलिटिकल कंट्री है। पूरी दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जिसको विशुद्ध रूप से जियो कल्चर देश के नाम से हम जानते हैं। अनेक विविध भाषाएं, अनेक विविध कल्चर, संस्कृतियों की विविधता, भाषा में विविधता, खान पान, भूषा में विविधता, मगर एक समान संस्कृति के कारण हम जोड़कर एक देश बने हैं। और ये हमारी जो यात्रा है हजारों सालों की है। इसका नाम भी शायद दुनिया का कोई इतिहासकार निकाल नहीं सकता कि कब भारत शुरू हुआ, कहां भारत शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। मगर इस यात्रा का ध्यान से अध्ययन करते हैं तो इसमें भूमि मार्गों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये भूमि मार्गों के माध्यम से ही पूरे एशिया में हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ध्वज लेकर कोई न कोई गया और उसको वहां पर फैलाने का काम किया। ये भूमि मार्गों के माध्यम से ही समग्र खंड के अंदर भारत को चिर पुरातन समय से एक प्रकार से व्यापार का आधिपत्य देने का काम ये भूमि मार्गों ने किया। और ये भूमि मार्गों के माध्यम से ही अनेक देश के यात्री चिलचिलाती धूप और -50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाले ठंड के अंदर से भी निकलकर भारत तक आए। यहां से ज्ञान लेकर चीन भी गए, थाईलैंड भी गए। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बॉर्डर पर तनाव के बीच फौज के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी ने कहा कि साल 2022-23 के लिए कैपिटल हेड के तहत फौज के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया, लेकिन एक्सपेंडिचर सिर्फ 1,52,000 करोड़ का ही हुआ है। फौज की ताकत के लिहाज से कैपिटल हेड सबसे अहम पार्ट होता है। इससे हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन जैसी चीज़ें खरीदी जाती हैं। इस कमेटी के सदर बीजेपी के एमपी जुएल उरांव हैं, वहीं राहुल गांधी, शरद पवार समेत 30 एमपी इसके रुकन हैं। कमेटी ने कहा कि फौज ने 46,844 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसे सिर्फ 32,115 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह एयरफोर्स को 85,323 करोड़ रुपए के बजाय 56,852 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि नेवी को 66,623 करोड़ के बजाय 47,591 करोड़ रुपए मिले हैं। साल 2021-22 में एयरफोर्स को 53,000 करोड़ रुपए, आर्मी को 36,000 करोड़ और नेवी को 33,000 करोड़ रुपए मिले थे। कमेटी ने आगे कहा कि हमने कैबिनेट नोट के उस तजवीज़ पर गौर कर लिया है जिसमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से एक ट्रेजरी बनाने की बात कही गई थी। कमेटी ने कहा कि हमारी मांग है कि हुकूमत जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया मुखालिफ आलमी दिन मनाने की पाकिस्तान की तरफ से पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली। तंजीम इस्लामी ताउन OIC के 57 रुकन ममालिक के अलावा चीन और रूस समेत 8 दीगर मुल्कों ने भी करारदाद की तायद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और जनरल असेंबली के अरकान ने निशानदेही की है कि यह रुझान बढ़ रहा है और इसका अजाला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के नताइज नफरत अंगेज तकरीर,
तफरीक और मुसलमानों के खिलाफ जराइम है और ये दुनिया के कई खित्तों में फैल रहा है। ये मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और अकायद के खिलाफ है और उसके नतीजे में इस्लामी दुनिया में शदीद तकलीफ महसूस की जा रही है। करारदाद मंजूर किए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक इससे मुताल्लिक़ा इदारों, दीगर इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, निजी शोबा और मजहबी तंजीमों को मुनासिब अंदाज में आलमी सतह पर यह दिन मनाने की दावत दी गई है। हिंदुस्तान ने इस करारदाद पर एतराज़ करते हुए कहा कि मखसूस मजहब के सिलसिले में खौफ इस सतह तक पहुँच गया है कि उसके लिए एक बैनुल अक़वामी दिन मनाने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि हकीकत यह है कि दीगर मज़ाहिब बिलखुसूस हिंदू, बुद्ध मत और सिख मज़हब के खिलाफ भी खौफ का माहौल बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तानी सफ़ीर टी.एस. त्रिमूर्ति का कहना था कि इस्लामोफोबिया के हवाले से करारदाद की मंजूरी के बाद दीगर मज़ाहिब के सिलसिले में भी इसी तरह की करारदादें आ सकती हैं और अक़वाम मुत्तहिदा एक मजहबी प्लेटफॉर्म में तब्दील हो सकता है। लिहाजा इस करारदाद को मिसाली नहीं बनाया जाना चाहिए। Country which is home to almost all religions of the world, India has always welcomed over the centuries those persecuted around the world for their faith or belief. They have always found in India a safe haven shorn of persecution or discrimination. This is true whether they were Zoroastrians or Buddhists or Jews or people of any other faith. Therefore, it is a deep concern that we have viewed the growing manifestation of intolerance, discrimination, or violence against followers of religions, including rise in sectarian violence in some countries. Let me also state that we condemn all acts motivated by anti-Semitism, Christianophobia, or Islamophobia. However, such phobias are not restricted to Abrahamic religions only. In fact, there is clear evidence that over decades, such religiophobias have in fact affected the followers of non-Abrahamic religions as well. This have contributed to the emergence of contemporary forms of religiophobia, especially anti-Hindu, anti-Buddhist, and anti-Sikh phobias. These contemporary forms of religiophobia can be witnessed in the attacks on religious places of worship like gurudwaras, monasteries, temples, etc., or in spreading of hatred and disinformation against non-Abrahamic religions in many countries. Examples abound: the destruction of the Bamiyan Buddhas, violation of Gurudwara premises, massacre of Sikh pilgrims in Gurudwara, attack. पंजाब के नए वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने करप्शन के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम मान ने पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया। ये नंबर 23 मार्च को शहीद आज़म भगत सिंह की बरसी पर जारी होगा। मान ने कहा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, इसके बाद कोई रिश्वत मांगे तो उसे मना मत करना, उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। मेरा ऑफिस उसकी पूरी जांच करेगा और करप्शन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ। पंजाब असेंबली सेशन के पहले दिन की कार्रवाई पूरी हो गई है। पहले दिन नए चुनकर आए एमएलए को हलफ दिलाया गया। इसके बाद कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर ने एमएलए को हलफ दिलाया। इसकी शुरुआत नए वजीर आला भगवंत सिंह मान से की गई। उसके बाद दूसरे एमएलए को हलफ दिलाया गया। शरद यादव लोकतांत्रिक जनता दल का मर्जर 20 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में करने वाले हैं। ये फैसला बिखरे हुए जनता दल परिवार को दोबारा एकजुट करने के लिए किया गया है। हाईकोर्ट ने शरद से सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। वहीं जुलाई 2022 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होंगी। 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट जेडीयू के पास जाएगी। 2 सीटें आरजेडी के पास आएंगी। वहीं शरद का राज्यसभा का टर्म जुलाई में ही पूरा हो रहा है। अगस्त 2021 में लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कई अटकलें लगाई गई थी। हालांकि मीडिया से उन्होंने कहा था कि शरद यादव की सेहत ठीक नहीं रहने और उनके एमपी ना रहने से पार्लियामेंट में सूनापन आ गया है। 5 रियासतों में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ G23 कायदीन ने मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद के घर पर G23 कायदीन की 24 घंटों में दूसरी मीटिंग जारी है। मीटिंग में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई सीनियर कायदीन शामिल हैं। इस मीटिंग के लिए रिपोर्टर्स को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि G20 के कायदीन कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज आने के बाद आज़ाद के घर ये तीसरी मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग 11 मार्च को हुई थी, जबकि चारशंबे को दूसरी मीटिंग बुलाई गई थी। कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद लगातार पार्टी के अंदर उठ रहे बगावत के सुरों के बीच साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने गांधी खानदान की तायद की। एक चैनल से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि हार के लिए सिर्फ गांधी खानदान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने इस दौरान G23 यानी कांग्रेस के नाराज कायदीन से पार्टी को तकसीम नहीं करने की भी अपील की। G23 मेंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जुमेरात के रोज राहुल गांधी से मुलाकात की। नई दिल्ली के 12 तुगलक लेन पर यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद हुड्डा बाहर निकले, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद हुड्डा गुलाम नबी आजाद के घर पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए 5 जिलों गोंडा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सीतापुर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में जुमला 100 सीटें हैं। रियासत की 36 एमएलसी सीटों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होनी है, जिसका रिजल्ट 12 अप्रैल को आएगा। एक दिन पहले ही एसपी ने डॉक्टर कफील खान की देवरिया से उम्मीदवारी का ऐलान किया था। 2017 में गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें हॉस्पिटल ने डॉक्टर कफील को मुलजिम मानते हुए सस्पेंड किया था। मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने श्रीलंका को मदद देने की बात कही। वजीर खारजा ने लिखा कि पड़ोसी पहले, हिंदुस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा है। जरूरी खिदमात के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन पर साइन किए गए हैं। हिंदुस्तान की ताईद से ये पैकेज दिया गया है। नई दिल्ली में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में एसबीआई और श्रीलंका हुकूमत के बीच एक एमओयू पे दस्तखत किए गए। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने श्रीलंका के वजीर फाइनेंस बासिल राजपक्षे से भी मुलाकात की थी। वो 2 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। सीआरपीएफ ने जम्मू कश्मीर में 175 दहशतगर्दों को मार गिराया है। 1 मार्च 2021 से 16 मार्च 2022 तक 183 को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान फोर्स ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़े हैं रियासतों में कई ऑपरेशंस चलाकर 19 नक्सलियों को मार गिराया और 699 को गिरफ्तार किया। ये जानकारी सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने दी। जम्मू कश्मीर के फील्ड में टेररिस्ट किल्ड इज 167, अप्रीहेंड मैंने 1 साल का, अप्रीहेंडेड इज 182, सरेंडर्ड इज 2। हमारा जो जनवरी का महीना था, दिसंबर और जनवरी हैज बीन वेरी गुड फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। नंबर ऑफ ऑपरेशंस जितने हमारे हुए थे, उस ऑपरेशंस में सक्सेस रेट काफी अधिक थी। उसमें डेफिनेटली आप सभी समझ रहे होंगे कि पिछले 370 के हटने के बाद से पत्थरबाजी की घटनाओं में बहुत कमी आई है ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है।
और इनके अटैक भी फॉरेन टेररिस्ट के आने की जो संख्या है वो भी काफी कम हुई है। आप देख ही रहे हैं चीजों को, आप लोग खुद ही समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फील्ड में टेररिस्ट किल्ड इज 167 एप्रीहेंड। जापान के शुमाल मशरकी इलाकों में चाशुमे को देर रात आने वाले जबरदस्त जल्जले में 2 अफराद हलाक और 92 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने जुमेरात को इत्तला दी। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 7.4 की शिद्दत के जल्जले ने मियागी और फुकुशिमा समेत 7 सूबों को मुतासिर किया। मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तक इन सूबों में जल्जले से 92 अफराद के जख्मी होने की इतला मिली थी। मुल्क के शुमाल मशरकी और मशरकी इलाकों बिलखुसूस मियागी और फुकुशिमा के इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, जहां 6 से ज्यादा शिद्दत के झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:36 के करीब महसूस किए गए। जल्जले का मरकज 37.7 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 141.7 मशरकी तोलुल बलद में 60 किलोमीटर की गहराई में था। मियागी और फुकुशिमा सूबों के साहिली इलाकों के लिए 1 मीटर तक सुनामी की लहर की वार्निंग जारी की गई थी और लोगों से साहिल से दूर रहने की अपील की गई। जुमेरात की सुबह जल्जले के बाद बुलेट ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद तोहोको शिनकासन बुलेट ट्रेन सर्विस का एक हिस्सा मुअत्तल कर दिया गया। ईस्ट न्योपिन एक्सप्रेसवे कंपनी ने एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया, जिसमें ओसाकी मियागी सूबों में थोको एक्सप्रेसवे और सुमा फुकुशिमा में जोबन एक्सप्रेसवे शामिल हैं। ईरान की नेशनल मेडिकल इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि चाशुमे को सूरी या आग के त्योहार के दौरान खतरनाक पटाखे जलाने और जोखिम वाले काम करने से 19 अफराद हलाक और 2817 जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि इस तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 47% का इजाफा है। नीम सरकारी खबरसां एजेंसी मोहर ने तंजीम के तर्जुमान मुश्तबा खालिदी के हवाले से बताया कि झुलसने वाले लोगों में से 90% का इलाज करके उन्हें तिब्बी मराकिज से घर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मंगल की रात के वाकयात में झुलसे 171 अफराद के आज़ा को काटना पड़ा और 880 अफराद की आंखों को नुकसान पहुंचा। 850 अफराद को मामूली जख्म आए। ईरान के लोग ईरानी नए साल नौरोज से पहले चाशुमे की रात को आग का त्योहार मनाते हैं। इस साल नौरोज 21 मार्च को मनाया गया। इस मौके पर खानदान अलाव रोशन करके उसके ऊपर कूदते हुए एक खुशहाल साल के लिए दुआ करते हैं। ये त्यौहार कई 100 सालों से मनाया जा रहा है। हालांकि नई नस्ल की तरफ से पटाखों के इस्तेमाल की वजह से कई बार इसे खतरा से जोड़ा जाने लगा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 22वां दिन है। रूसी फौज दारुल हुकूमत कीव से काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है। मशरकी मुल्कों की तरफ से लगाए जा रहे पाबंदियों के पलटवार में रूस ने कड़ा एक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों के मालिकाना हक वाले सैकड़ों कमर्शियल प्लेन जब्त करने जा रहा है। रूस की फौज ने जुमेरात को नॉर्दर्न यूक्रेन के एक शहर में गोलाबारी की, इसमें 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने खार्किव के बाहरी इलाके में वाक़े एक स्कूल को निशाना बनाया। जख्मियों में 10 की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन इख्तिताम तक जारी रहेगा। उनका कहना था कि रूस की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिफारती तरीके मसदूद हो गए हैं और अब हमारे पास जंग के सिवा कोई चारा नहीं रहा। यूक्रेन के गैर मुसल्लह होने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। रूसी सदर ने फौजी ऑपरेशन के हवाले से एक तकरीर में वजाहत की कि यूक्रेन ने मगरबी ताकतों की मदद से हमारे खिलाफ जारहियत का मनसूबा बनाया। यूक्रेन को हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले महाज में तब्दील नहीं होने दिया जाएगा। अपनी तकरीर में रूसी सदर ने इंदिया दिया कि रूस के पास यूक्रेन पर हमले के अलावा कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ऑप्शन नहीं है और ये कि मगरिब यूक्रेन पर फौजी ऑपरेशन को उनके मुल्क पर पाबंदियां लगाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन के शहर चर्निहिव में रूसी फौज के हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मारियोपोल थिएटर पर हमले में कई अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंग के बाद यूक्रेन के सदर ने मुल्क की सूरत हाल 9/11 और पर्ल हार्बर जैसे कहकर अमरीकी कांग्रेस से इमदाद मांगी है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन मजीद इमदाद का ऐलान करते हुए रूस के सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया। जो बाइडेन के बयान पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरिब की जानिब से दुनिया पर गलबे की कोशिश अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। पुतिन ने अपने शहरियों को मुल्क के गद्दारों से खबरदार करते हुए कहा कि रूस को तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस से कहा कि वो यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोक दे। आईसीजे ने इस मामले पर 2 से 13 होने वाले फैसले के बाद यह हुक्म सुनाया। रूस से 21 रोज कबल यूक्रेन पर हमला किया गया था, तब से मुख्तलिफ शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था। वोटिंग के दौरान 13 ममालिक इस बात के हक में थे कि रूस फौरी तौर पर यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन बंद कर दे, जबकि 2 ने उसके खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में हिंदुस्तानी जज जस्टिस दिलवेर भंडारी ने रूस के खिलाफ अक्सरियत के हक में वोट दिया। आलमी अदालत ने रूस से यह यकीनी बनाने को कहा कि उसकी हिमायत वाली दूसरी अफवाज भी यूक्रेन में फौजी कार्रवाई अंजाम ना दे। अगरचे कि आलमी अदालत इंसाफ ने रूस के खिलाफ फैसला सुना दिया है, ताहम वो इस हुक्म पर अमल दरामद करने का पाबंद नहीं है, क्योंकि रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है और उसके पास वीटो पावर है। Military operation, end of quote, against Ukraine. Since then, there has been intense fighting on Ukrainian territory, which has claimed many lives, has caused extensive displacement. दुनिया भर में जनवरी के आखिर से कोरोना के केसेस में कमी आई थी, लेकिन अब मरीजों की तादाद में दोबारा इजाफा होना शुरू हो गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुनिया भर में कोरोना के 110 मिलियन से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 8% ज़्यादा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और यूरोप पर कोरोना की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है, जबकि चीन में कोरोना की सूरत हाल बेकाबू हो गई है। चीन को फरवरी 2020 के बाद से अब तक कोरोना की बदतरीन सूरत हाल का सामना है। यहाँ चंद दिनों से 3000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। न सिर्फ चीन बल्कि हांगकांग, जनूबी कोरिया समेत अफ्रीकी और यूरोपी ममालिक में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। WHO का कहना है कि चीन और जनूबी कोरिया में कोरोना केसेस में 25% और अमवात में 27% का इजाफा हुआ है। अफ्रीका में भी नए केसेस में 12% और अमवात में 14% का इजाफा हुआ, जबकि यूरोप में नए केसेस में 2% का इजाफा हुआ। ताहम यूरोप में हलाकतों की तादाद मुझसे कम है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और बर्तानिया में केसेस बढ़ने लगे हैं, जिसके बायस यूरोप में कोरोना की एक और लहर का इम्कान बढ़ गया है। माहिरीन यूरोप के अलावा अमेरिका में भी कोरोना की नई लहर आने का खदशा जाहिर कर रहे हैं। चीन में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र हिंदुस्तान में भी हुकूमत मुतहरिक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया की जानिब से एक आला सतही मीटिंग तलब की गई है, जिसमें अफसरान को निगरानी और टेस्टिंग में इजाफे की हिदायत दी गई है। हालांकि हिंदुस्तान में कोरोना की नई लहर के हवाले से माहिरीन ज़्यादा परेशान नहीं हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त।